हेलो, नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे देखो, अभी कोई इंश्योरेंस नहीं लेना। अरे यार, मैंने पहले से ही बहुत पॉलिसी करा रखी है, मेरे पास और पैसा नहीं है। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। दोस्तों, क्या आपको भी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर इस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं? आप लोगों को कॉल करते हैं लेकिन वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं देते। आपको ऐसा लगता है कई बार कि मैं एक गलत फील्ड के अंदर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और क्लाइंट के ऑब्जेक्शन का सही तरीके से जवाब देना सीखना चाहते हैं और अपनी क्लोजिंग रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं एक डिजिटल कोच हूं और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितने भी वीडियोज हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक रहने वाला है ओवरकमिंग रिजेक्शन। एलआईसी एजेंट्स को डर छोड़कर सक्सेस पाना। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्शन को किस प्रकार सही तरीके से हैंडल किया जाए और अपनी सेल्स को बूस्ट किया जाए। तो मैं आपको मेन टॉपिक बता देता हूं जो हम इसमें कवर करने वाली इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज हम कवर करेंगे। सबसे पहले, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अक्सर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ हो या वो 20 साल से 30 साल से इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर काम कर रहा हो, रिजेक्शन सभी को फेस करना पड़ता है। और ये आपका सफलता की तरफ पहला कदम हो सकता है। आप एक चीज समझ लीजिए, जब आपके सामने रिजेक्शन आता है तो क्लाइंट आपको ये डायरेक्ट नो नहीं कह रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मुझे और क्लियर करो बातें, मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं, मुझे और क्लियरेंस चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रिजेक्शन को किस तरह से समझें और उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। सेकंड, सेल बढ़ाने के लिए मैं 5 पावरफुल स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं। थर्ड, मैं आपको फॉलोअप का सही तरीका सिखाऊंगा कि क्लाइंट को किस टाइम और कितने दिन के बाद फॉलो करना चाहिए, और नो को यस में बदलने की टेक्निक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजेक्शन के मुख्य कारण क्या होते हैं। रिजेक्शन का जो सबसे पहला कारण है कि ग्राहक को जरूरत महसूस नहीं होती। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, वो सारे अपनी लाइफ को ऐसे मानते हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है, मेरी लाइफ के अंदर ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ना मैं कभी बीमार पड़ने वाला हूं, ना मुझे इस दुनिया से जाना है, और मेरी इनकम हमेशा बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारी सरकमस्टांसिस आती हैं जो हमारे अनुरूप नहीं होती। पता नहीं कब कैसी स्थिति आ जाए और वहां पर क्लाइंट को जरूरत महसूस होती है कि काश मैंने पहले से इंश्योरेंस ले रखा होता। दूसरा जो रीजन आता है कि बहुत सारे दूसरा जो रीजन आता है कि बहुत सारे क्लाइंट ने पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई होती है, चाहे उन्होंने 2 लाख समय सोड की पॉलिसी क्यों ना ले रखी हो, लेकिन उनको ये लगता है कि हाँ, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। अब 2 लाख रुपए उसके बाद उसकी फैमिली को मिलेंगे, तो उस कस्टमर की फैमिली के लिए वो कितने दिन चलेंगे, ये चीज हमें क्लाइंट को महसूस करानी होती है कि 2 लाख रुपए सफिशियंट नहीं होंगे। आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के तहत अपना सफिशियंट इंश्योरेंस लेना चाहिए। तीसरा जो रीजन आता है कि गलत पिचिंग या ट्रस्ट की कमी। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट की सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, नीड एनालिसिस करना वो नहीं जानते, या फिर उनका ट्रस्ट कायम नहीं होता क्लाइंट के साथ है, जिसके कारण भी रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है फॉलोअप सही से नहीं होता। कुछ एडवाइजर केवल एक बार या मुश्किल से दूसरी बार ही क्लाइंट को बोलते हैं और उसके बाद क्लाइंट उनको आगे के लिए टाइम देता है तो वो फॉलोअप नहीं करते, और सही फॉलोअप ना होने के कारण उस एडवाइजर को पॉलिसी नहीं मिल पाती, और कई बार तो क्लाइंट दूसरी जगह से भी जा करके पॉलिसी ले लेता है। एलआईसी एजेंट्स खुद सेल्फ डाउट होते हैं।
बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता, उनको अपने प्लान के बारे में जानकारी नहीं होती, उनको अंडरराइटिंग के बारे में पता नहीं होता, या ट्रस्ट नहीं होता अपने ऊपर, जब उन्होंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया हुआ है, किसी कंसेप्ट को, प्लान को सही तरीके से नहीं सीखा है, ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उनको ट्रस्ट खुद के ऊपर नहीं होगा। और जब उनका खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो अपने ऊपर तो वो डाउट करेंगे ही करेंगे, और ऐसे में कोई भी क्लाइंट उनसे इंश्योरेंस नहीं लेगा। अब हम समझते हैं रिजेक्शन को ओवरकम करने के तरीके, कि रिजेक्शन को किस प्रकार से दूर किया जाए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सही सवाल पूछें और कस्टमर की जरूरत को समझें। दोस्तों, जब तक हमें ये टेक्निक मालूम नहीं होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछने की कला जब तक हमने डेवलप नहीं की है, क्लाइंट के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दूसरे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं कि क्या आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, तो सामने वाला बोलता है नहीं, मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर सामने वाले को यस या नो में आंसर ना दे करके उसका थोड़ा सा डिटेल में आंसर देना होता है, इसलिए उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। मान लेते हैं कि हम किसी क्लाइंट से ये पूछते हैं कि आपका बेटा जो नमन है, उसको आप फ्यूचर में चल करके क्या बनाना चाहेंगे, तो इसका आंसर वो यस या नो में नहीं दे सकता, बल्कि वो आंसर ये देगा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, या मैं उसको इंजीनियरिंग कराना चाहता हूँ, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता हूँ, या अपने बिजनेस में लेकर के आना चाहता हूँ। तो इस प्रकार उसने डिटेल में आंसर दिया। अब हमने सेकंड क्वेश्चन उससे पूछना है कि अगर आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तो डॉक्टर की फीस आज की डेट में कितनी लगती है। सपोज इसने बोला कि 30 लाख 40 लाख, ये आंसर उसने दिया। तो अब हमें पूछना है कि सर ये आज की डेट का खर्चा है, आप 15 साल बाद नमन को डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, तो 15 साल बाद महंगाई दर के कारण, इन्फ्लेशन के कारण कितना पैसा आपको चाहिएगा, ये उससे क्वेश्चन पूछें। और जब इन्फ्लेशन के बाद जो अमाउंट निकल करके आता है, तो अब हम क्लाइंट से पूछते हैं, तो क्या सर आपने फ्यूचर में 15 साल बाद नमन को डॉक्टर बनाने के लिए कोई उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की है, कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट आपने किया है। सपोज वो कहता है कि हाँ मैंने 2 लाख रुपए बचा रखे हैं या 5 लाख रुपए बचा रखे हैं, तो अब हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि सर उस टाइम के दौरान अगर इस पैसे की जो फ्यूचर वैल्यू है ये एक्स रहेगी, तो ये जितना डिफरेंस आता है, चलिए क्यों ना हम उसके लिए प्लान कर ले। और सर ये तो बात तब है जब आप ठीक रहते हैं। भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, तो आपके बेटे का जो डॉक्टर बनने का सपना है वो कौन पूरा करेगा। अगर आपने टाइम रहते सही तरीके से अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्लानिंग की, तो फ्यूचर में उसके डॉक्टर बनने का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिले गए क्लेम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा आता है वैल्यू बेस्ड सेलिंग करें, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं समझे। दोस्तों एक बात जान लीजिए, हमें सिर्फ प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, बल्कि हमें प्रॉब्लम सोल्वर बनना है। हमें लोगों की लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। हम खाली उनको ये ना बोलें कि ये ABC नाम की पॉलिसी है या XYZ प्लान है, आप इसको ले लीजिए और इससे आपको इतना पैसा मिलेगा, ये आपको सेविंग करनी, इतने साल बचाना, ऐसे प्लानिंग ना करके, बल्कि उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करें कि अगर आज हमारे साथ वो प्लानिंग करते हैं तो आज उनका लेवल जो यहाँ पर है वो उसके बाद बढ़ करके कहाँ चला जाएगा। इस प्रकार वैल्यू बेस्ड सेलिंग करेंगे तो आपकी क्लोजिंग ज्यादा होगी, बड़ी होगी। स्टोरी टेलिंग और टेस्टिमोनियल्स का उपयोग करें। दोस्तों क्लाइंट के साथ हमें
कहानी सुना करके स्टोरी टेलिंग के द्वारा भी क्लोज करने की कोशिश करनी है। स्टोरी टेलिंग, तीन तरह की स्टोरी टेलिंग होती है। पहली होती है इमोशनल स्टोरी टेलिंग, दूसरी होती है रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग, और तीसरी होती है फियर बेस या फ्यूचर को दिखा करके जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो इमोशनल के अंदर हम उसको दिखाते हैं कि अगर आपने ये चीज नहीं ली और आपके साथ कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस ना होने का कितना भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। दूसरा, हम रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग बताते हैं कि सर, मेरे एक दूसरे क्लाइंट हैं जो आप जैसे ही तरह एक बिजनेस करते हैं, उनका सपना भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, लेकिन उन्होंने एक महीना पहले ही मेरे साथ बैठ करके प्रॉपर प्लानिंग की और हमने फाइंड आउट किया कि उसको बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए कितनी हम सेविंग करें और फ्यूचर में कितना अमाउंट उसको मिलेगा, और यदि उसके साथ कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके ना रहने पर भी उसके डॉक्टर बनने के, उसके बेटे के डॉक्टर बनने के सपने को किस प्रकार से फुलफिल करेगी। तो इस प्रकार हम रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग बनाते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर बेस्ड स्टोरी टेलिंग। फ्यूचर बेस्ड स्टोरी टेलिंग के अंदर हम ये बताते हैं कि सर, मान लेते हैं आज से 20 साल बाद आप रिटायर हो रहे हैं और आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी, तो आपके 60 साल के बाद जो खर्चे होंगे, अगर आपके बच्चों ने टेक केयर नहीं किया तो उन खर्चों को कहां से पूरा किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आज आपने सफिशियंट कवर ले लिया, सफिशियंट रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो आपको रिटायरमेंट के दौरान हमारी कंपनी से हर महीने इतना पैसा आता रहेगा, और जो वो पैसा आएगा उससे आप अपने मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं या डेली लाइफस्टाइल के जितने एक्सपेंसेस हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे। इस प्रकार स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम उसको बताएंगे। दूसरा आता है टेस्टिमोनियल्स। दूसरे कस्टमर्स ने, जो हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं, उन्होंने जो हमारे बारे में अच्छा बोला है, उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, उनकी वीडियोज हैं या उनका कोई लिखा हुआ लेटर है, वो हम उनको दिखाएंगे, और उनको दिखाने से क्लाइंट का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा और वो हमसे पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट आता है रिजेक्शन को पर्सनली ना ले करके इसे लर्निंग का सोर्स माने। दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे साथी होते हैं, अगर उनको कोई सामने से ना करता है तो उसको वो पर्सनली ले लेते हैं और वो छोटा दिल करके घर पे बैठ जाते, काम करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर ये क्लाइंट नहीं ले रहा तो मुझे दूसरे क्लाइंट के पास जाना है। दूसरा नो का मतलब है कि नो का मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मुझे अब पॉलिसी नहीं लेनी है, बल्कि वो ये कह रहा मुझे अभी पॉलिसी नहीं लेनी है, नोट नाउ। यानी पॉलिसी तो वो लेगा लेकिन अभी नहीं ले सकता, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस या सिचुएशन की वजह से वो पॉलिसी नहीं ले रहा। या तो उसके घर की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या हम उसको सही तरीके से पॉलिसी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। हमें वो रीजंस फाइंड आउट करके उनका सॉल्यूशन देना होगा, और यदि हमने सही तरीके से सॉल्यूशन दिया और क्लाइंट की प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दे पाए, तो चांसेस है कि वो हमसे पॉलिसी ले लेगा। पांचवा आता है कंसिस्टेंसी बनाए रखे और लगातार फॉलो करें। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम इस दुनिया का है, और स्पेशली सेल का काम, सेल के अंदर इमीडिएट रिजल्ट आना शुरू नहीं होते। एक कस्टमर को हमें बार बार फॉलो करना पड़ता है, तब वो जाकर के हमें पॉलिसी देता है। हम 10 लोगों को जाते हैं तो शुरू में एक क्लाइंट हमसे लेता है, धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, और सीखने के माध्यम से, लर्निंग के और ट्रेनिंग करने से हमारा क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम सीख जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन सही तरीके से करना हम सीख जाते हैं, तो हमारा सेलिंग रेशो 10 में से 2, 3, 5 इस प्रकार से बढ़ता जाता है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, चाहे कोई नया एडवाइजर है या कोई 40 साल पुराना एडवाइजर भी है, हर एडवाइजर को रिजेक्शन फेस करना ही करना पड़ता है। जो रेगुलर रूप से
इस बिजनेस को करते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सही तरीके से करना सीख जाते हैं और उनका क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाता है और वो उनकी ग्रोथ भी होती जाती है। अब मैं सेल क्लोजिंग के और फॉलोअप के आपको टिप्स देने जा रहा हूं। फॉलोअप करने का सही तरीका क्या है? फॉलोअप का मतलब है कि जब हमने क्लाइंट को जो कॉल किया है उसके बाद उसको दोबारा से पॉलिसी के लिए याद दिलाना। तो ग्राहक की जरूरत के अनुसार पर्सनलाइज अप्रोच अपनाए। सबसे पहला तरीका कि एक ही प्रेजेंटेशन को आप सभी क्लाइंटों के ऊपर ना लगाएं। किसी की कोई नीड होती है, किसी की कोई नीड होती है। कोई रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहता है, किसी की नीड होती है बच्चों की हायर एजुकेशन, किसी की नीड होती है टैक्स बचाना, तो किसी कुछ लोग गारंटी में ज्यादा विश्वास करते हैं, कुछ लोग मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में ट्रस्ट करते हैं। तो जिस कस्टमर की जैसी भी नीड हो उसी के अनुसार हमें पर्सनलाइज अप्रोच करना चाहिए। फॉलोअप का सही समय चुने। दोस्तों, जब हमने क्लाइंट को प्लान बता दिया है, प्रेजेंटेशन दे दी है, तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हमें उसे दोबारा से कांटेक्ट कर लेना चाहिए और दोबारा से समझना चाहिए कि क्लाइंट पॉलिसी लेने में कितना इंटरेस्टेड है और उसकी लाइफ में ऐसा तो बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो या अभी घर वाले मना कर रहे हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या उसके अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो 7 से 10 दिन के अंदर हमें उसको कांटेक्ट करके इन चीजों को फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सॉफ्ट रिमाइंडर्स भेजें। हमें सॉफ्ट रिमाइंडर भेजने हैं जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेज सकते हैं या ईमेल हम कर सकते हैं। यदि वो बड़े क्लाइंट हैं, बिजनेसमैन है या एनआरआई क्लाइंट है, तो वहां पर ईमेल करेंगे और कॉल से भी हम उनको फॉलो कर सकते हैं। फोमो टेक्निक। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही शानदार टेक्निक बताने जा रहा हूं, फोमो, जिसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो कि सेल निकालती हैं, जैसे किसी की अमेजोन या फ्लिपकार्ट, वो आपको एक डेडलाइन देती हैं कि ये हमारा जो ऑफर है वो 7 दिन के लिए वैलिड है। किसी फेस्टिवल के ऊपर वो ऐसा करते हैं, तो 7 दिन के बाद जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो तब नहीं मिलेगा। तो हमें भी इस टेक्निक को अपनाते हुए क्या कैसे यूज करना है कि हमारी जो ये पॉलिसी है ये 7 दिन के बाद क्लोज होने जा रही है और यदि आपने इसको नहीं लिया तो आपको ये बेनिफिट ना मिलने का नुकसान हो जाएगा, ये लॉसेस आपकी लाइफ में हो जाएंगे। तो ग्राहक को जब उस चीज को मिस आउट करने का डर होगा तो वो जल्दी डिसीजन लेता है। तो जिस भी प्लान की जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, डेडलाइन हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्राहक के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दे। दोस्तों, क्लाइंट जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें हाइपर नहीं होना चाहिए। कई बार उसका क्वेश्चन ऐसा अटपटा हो सकता है जिससे कि हमें गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर भी हमें पेशेंसफुली उसकी बात को ध्यान से सुनना है, उसको समझना है और बड़े पेशेंस के साथ है, बड़े प्रोफेशनल वे में उस बात का जवाब देना है। और जब इस प्रकार से क्लाइंट के जो ऑब्जेक्शन है, जो उनके क्वेश्चन है, ये हम उनका सही तरीके से जवाब देंगे तो क्लाइंट हमारे साथ कनेक्ट होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सक्सेस माइंडसेट फॉर एलआईसी एजेंट्स। दोस्तों, इंश्योरेंस के अंदर सक्सेस का सबसे बड़ा राज है नेवर गिव अप। इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया, चाहे कोई कितना ही पुराना एडवाइजर क्यों ना हो, ऑब्जेक्शन उसको भी आता है, रिजेक्शन उसको भी फेस करना पड़ता है, लेकिन हमें एक ही चीज पर टिके रहना है कि नेवर गिव अप। चाहे लोग हमें सामने से कितनी बार ही क्यों ना मना करें, कितनी बार ही हमें बुलाएं, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है? अगर आप महीने में 10 क्लाइंट से मिलते हैं तो आप 20 क्लाइंट से मिलना शुरू कीजिए, आप 30 क्लाइंट से मिलना शुरू कीजिए, 50 क्लाइंट से मिलना शुरू कीजिए। जब आप ज्यादा क्लाइंट से मिलेंगे तो आपका सक्सेस रेशियो भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आपको मार्केट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, जब आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बैठेंगे, अपने ब्रांच मैनेजर के साथ बैठेंगे या ट्रेनिंग लेंगे, तो धीरे धीरे उन ऑब्जेक्शन का जवाब आपको पता लग जाएगा। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल एडवाइजर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा गुण यही होता है कि कितनी भी रिजेक्शन मिलने के बावजूद भी
वो लोग इस एजेंसी को कभी गिव अप नहीं करते। ऐसे भी एडवाइजर मैंने देखे हैं कि वो टर्मिनेट भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और कंटिन्यूसली काम करते रहे, और कंटिन्यूसली काम करने के कारण आज वो टॉप 20% एडवाइजर्स की लिस्ट में आते हैं। हर नो आपको एक यस के करीब लाता है। दोस्तों, जब क्लाइंट नो कहता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्शन है, और हमें सही क्वेश्चन पूछ करके उसके जो मेन इश्यूज होते हैं उन इश्यू को निकाल करके लाना, उन इश्यूज पर जब हम काम करेंगे, विचार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिया, तो धीरे धीरे हम यस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि कोई भी क्लाइंट जब कोई प्रोडक्ट लेता है तो चार मिनिमम वो ऑब्जेक्शन देता है, और यदि उन चारों ऑब्जेक्शन का आपने सही तरीके से आंसर दिया तो वही क्लाइंट आपसे खरीदेगा। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, ज्यादातर क्लाइंट ये चार ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद ही खरीदते हैं। ऐसा कोई क्लाइंट शायद आपको मिले जो बिना कोई ऑब्जेक्शन दिए आपसे पॉलिसी खरीद ले, या और कोई भी चीज आप बेचते हैं तो वो बिना ऑब्जेक्शन दिए नहीं खरीदेगा। तो ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल, ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कहीं भी जाते हैं, नौकरी में भी जाते हैं, तो वहां भी हमें ऑब्जेक्शन फेस करना ही करना पड़ता है। एक दुकानदार जो जूते का काम करता है, ये कपड़ों का काम करता है, उसके पास भी जितने क्लाइंट्स आते हैं वो सारे के सारे परचेज नहीं करते, वो भी मना करके जाते हैं, लेकिन वो अपनी दुकान बंद नहीं कर देता, वो दुकान को कंटिन्यूसली चलाता रहता है, और एक साल की अगर हम उसकी टर्नओवर देखते हैं तो वो अच्छा खासा बिजनेस भी कर लेता है। हो सकता है वो 20 साल, 30 साल, 50 साल से भी दुकान कर रहा हो, लेकिन आज भी क्लाइंट उसको ऑब्जेक्शन दे करके जाते हैं। तो दोस्तों, रिजेक्शन से डरना नहीं है, ये एक सीखने का अवसर है। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि जो फेलियर है, जो असफलता है, वो बहुत कुछ सिखा करके जाती है, और हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, लगातार सीखते रहें और सुधार करते रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें और हार्ड वर्क करें। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, इस दुनिया के अंदर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप डेडिकेशन के साथ ये मान करके चलते हैं कि मुझे डेली 8 से 10 घंटे मार्केट में जाकर के काम करना ही करना है, 4 से 5 लोगों को मैंने जाकर के प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है, इंश्योरेंस की बात करनी ही करनी है, अब बिना कोई गिव अप किए, कंसिस्टेंसी के साथ, बिना कोई गैप दिए ये डेली काम करते हैं, तो मेरे दोस्तों, आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर कौन सा पॉइंट सबसे बढ़िया लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और यदि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर हैं तो इसे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो यहां से लर्निंग करके अपनी सेल को बढ़ा सके और अपने इनकम को ग्रो कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता हूं आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने अर्निंग को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।